The Black Suit Lawyers, Enabling Justice. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एडवोकेट हशाम बिन ताहिर। मैं ब्लैक सूट लॉयर की फ़र्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कुछ दिनों पहले हमने जो है एक नया पाकिस्तान हाउसिंग के हवाले से एक वीडियो हमने बनाई थी, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा आप लोगों के पॉजिटिव फ़ीडबैक आए, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारे सवाल भी आए, बेशुमार कॉल्स आईं और लोगों की ये कंप्लेंट्स थी कि वो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को अवेल करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उनको परेशानी आ रही हैं। इस बात से ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, प्रोसीजर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हमने ये ज़रूरत महसूस करी और हमने ये आपको अश्योर भी किया था अपने बहुत सारे दोस्तों को, जिन्होंने हमें कॉल करके अप्रोच किया कि हम एक जेनेरिक किस्म की वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक रोड मैप दे देंगे और आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देंगे, ताकि जब भी आप किसी बैंक को अप्रोच करो तो आपकी इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई भी हो कि आप एक तो बैंकर की लैंग्वेज को समझ सको और फिर आप फैसला कर सकें कि आप कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि देखें, ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, बेसिकली इसमें प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आसान अल्फाज में मैं इसको ऐसे कहूँगा कि देखिए, हमारी जो हुकूमत है उसके पास रिसोर्स की एक दिक्कत है। रिसोर्सेज उसके पास इतने नहीं हैं कि वो इतने बड़े लेवल के ऊपर लोगों को हाउसिंग के हवाले से इंसेंटिवाइज़ करे, मतलब उनको लोन्स वगैरह दे। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे बैंक्स के साथ एक मुश्तरका किस्म का एक लाहेमल बनाया और बैंक्स को कहा कि वो जो है लोगों को जो है लोन प्रोवाइड करे सब्सिडाइज मार्कअप के ऊपर। अच्छा, जहाँ तक हुकूमत की ताल्लुक़ है, हुकूमत अपने निजी इदारे स्टेट बैंक के ज़रिए दो काम कर रही है। नंबर वन, एक तो वो सब्सिडी दे रही है 3 से 5 लाख रुपए की तकरीबन, डिपेंड करता है टीयर्स क्या है, उसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारा इस वीडियो का मोटिव ये है कि जब ये वीडियो मुकम्मल हो तो आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुतल्लिक एक ओवरव्यू मिल जाए और आप इतने कम्पिटेंट हो जाएं कि आप इस स्कीम को अवेल करने के काबिल हो जाएं। कैसे आपने अवेल करनी है, किन किन जगहों पे आपने जाना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपने पूरा करना है, उसका एक पूरा का पूरा लाइन ऑफ एक्शन हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सबसे मैं इस वीडियो में उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारे बैंकर्स जिन्होंने अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी, ताकि वो फिर उसको हम आगे डिसमिनेट करेंगे आप तक। जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ दोबारा से कि देखिए, स्टेट बैंक जो हुकूमत पाकिस्तान का जो निजी इदारा है स्टेट बैंक, वो दो काम कर रहा है। एक तो वो ट्रस्टी बन के आ रहा है आप लोगों का, बैंक्स को ये वो श्योर कर रहा है जी इनको आप लोन्स वगैरह दें, हम बीच में मौजूद हैं। और दूसरा वो क्या आ रहा है कि वो सब्सिडी दे रहा है बैंक्स को, क्योंकि जाहिर है बैंक्स को तो अपना एक मार्कअप चाहिए, लेकिन वो बैंक्स को सब्सिडी दे रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपका मार्कअप इसमें रिड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया। इस तरीके से हुकूमत जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को कैरी ऑन कर रही है। अच्छा, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को कैरी ऑन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हुकूमत ने एक निजी इदारा भी बनाया, एक ऑटोनमस बॉडी, जिसका नाम है नया पाकिस्तान डेवलपमेंट हाउसिंग अथॉरिटी। ठीक है जी। अच्छा, उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं। आप चाहें तो उस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो है वो इंटरेस्ट शो करके वहाँ पर भी जो है अपना घर बुक करा सकते हैं। उसको अवेल करना थोड़ा आसान भी है। वो बेसिकली आप समझ लें नॉट फॉर प्रॉफिट, ज़ीरो लॉस पर एक हाउसिंग स्कीम है जो बेसिकली टारगेट कर रही है जो हमारा मिडिल क्लास तबका है, सही है, जिनके पास जो कोई घर ओन नहीं करते। इसके अलावा एक आपके पास और भी तरीका है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा घर, कोई ऐसा फ्लैट है या कोई ऐसी ज़मीन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है जिसको आप कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, उसमें आपको लोन रिक्वायर्ड है, तो आप दूसरा तरीका जो है, जो नॉन बैलेटिंग का है, मतलब प्राइवेट बैंक्स को अप्रोच करके वो भी प्रोसीजर एम्प्लॉय कर सकते हैं। उसको भी इंशाल्लाह हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। मैंने जो है वो नोट्स बनाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी बात को बहुत ज़्यादा मुख्तसर करके बयान करूँ, ताकि आसानी के साथ जो है हमारा मैसेज भी कन्वे हो जाए और आपका टाइम मैं ना लूँ। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम हर हफ्ते मुख्तलिफ़ कानूनी मसाइल के हवाले से लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। और हमारे जो है नीचे जो इनबॉक्स है उसमें नंबर्स भी आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कानूनी मुआवनत दरकार है, उसमें हमारी पूरी लीगल विंग मौजूद है, हमारे वकला साहबान की टीम मौजूद है, जो आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम हो या कोई और मसले मसाइल हो उसमें हवाले से किसी भी किस्म की लीगल एडवाइस रेंडर करने के लिए। चलें जी, बैक टू द टॉपिक अगेन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड है। ठीक है। अब कौन कौन अहल है? सबसे पहले तो ज़ाहिर है जिसने लोन अवेल करना है उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अहल है भी या नहीं है। अगर तो आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है और वो एक्सपायर नहीं है, आप बिल्कुल इसके अहल हैं। अगर आप कोई घर ओन नहीं करते, आप इसके अहल हैं। अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो आप उस प्लॉट के अगेंस्ट
जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन की रिक्वेस्ट या कोटेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स मौजूद हैं जिनको आप इक्विटी बना के, मतलब कोई ऐसे एसेट्स आपके पास सोना, देखिए हर वो शख्स नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को अवेल कर सकता है जिसके पास थोड़े पैसे हैं, कोई घर है नहीं उसके पास, और वो चाह रहा है कि इस थोड़े पैसों में कुछ पैसे मिलाकर जो बैंक कंट्रीब्यूट करे मैं अपना घर कर लूँ। अच्छा, अब दूसरा एक बड़ा अहम सवाल ये आता है कि लोगों को ये भी एक बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि जी इसमें जो है वो मार्कअप बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता चलूँ 5 से 20 साल का इसमें दौरानिया है और उस दौरानिए के अंदर 5 to 7% का मार्कअप है जो बड़ा रीज़नेबल है। अगर आप इंटरनेशनल जो हमारे बैंकिंग जो है वो मार्कअप से करें, बड़े कम्पिटिटिव प्राइस हैं। हुकूमत पाकिस्तान की नई मौशी पॉलिसी के तहत अब तमाम शोबों से मुंसलिक कारोबारी अफराद का अपने कारोबार को मुतलका इदारों से रजिस्टर करवाना और मुरव्वजा कवानीन के मुताबिक चलाने को लाजमी करार दिया गया है। नेज़ मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए इन 2 शराइत पर अमल दरामद को बुनियादी अहलियत का मयार करार दिया गया है। हम ब्लैक सूट लॉयर्स मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक कारोबारी हजरात जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, कॉन्ट्रैक्टर, फ्रीलांसर, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुरव्वजा कवानीन के मुताबिक रजिस्टर, इनकॉर्पोरेट और लाइसेंस करने में मुकम्मल कानूनी मुआवनत फराहम करते हैं। कारोबार आपका, तमाम कानूनी मुआवनत हमारी। सरकारी इदारों जैसे FBR, SECP और मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में अपने कारोबार की रजिस्ट्रेशन और टैक्सेशन के हवाले से मुकम्मल कानूनी मुआवनत के लिए दर्ज झेल नंबरों पर राब्ता कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त एक हुकूमत पाकिस्तान का इक़दाम है। जो लोग रेंट्स पे रह रहे हैं, अगर वो स्कीम से अपना घर ओन कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वो रेंट सारा का सारा उनकी इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो बैंक्स को जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स देते रहेंगे तो वो जो ऑनरशिप है घर की अल्टीमेटली उनके नाम पे ट्रांसफ़र होती जाएगी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि बैंक आपको ये घर देता है और उसमें बीच में ट्रस्टी बन के होता है कि एज़ लॉन्ग एज़ जब आप उसकी पेमेंट पूरी कर दें उस दौरानिए के अंदर जो आपने कमिट किया है तो वो आपको घर की ऑनरशिप दे दे, आपको घर का पोजीशन मिल जाता है। टाइटल डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक ताल्लुक होता है वो जब ट्रांसफ़र होते हैं या टाइटल डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट कंट्रोल आपके पास तब आता है जब आप उनकी पूरी इंस्टॉलमेंट्स जो है या बैंक के जो भी अरियर्स हैं, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बन रही होती है वो आप उनको पे ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो इसकी 3 कैटेगरीज हुकूमत ने बनाई हैं। अब एक और कैटेगरी भी इसमें इंक्लूड हो गई है टियर 0 की। तकरीबन 20 लाख रुपए से लेकर ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक की फाइनेंसिंग है जो बैंक आपको करेगा। देखिए एक चीज़ और जहन में रखने वाली बात है, अहलियत जब आप अपनी गेज कर रहे हों कि आपकी इतनी सेविंग होनी चाहिए कि जो बैंक की इंस्टॉलमेंट के साथ मिले। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप 40,000 रुपये सेव कर रहे हो ताकि वो इंस्टॉलमेंट दे सकें। आप ये भी डिपोज कर सकते हैं, चूँकि मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ तो उसका रेंट अल्टीमेटली सारा यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी सहन में रखें कि 30 से 35% का एक होता है थ्रेशोल्ड जो आपकी सेविंग में आ रहा हो, क्योंकि जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक मुख्तलिफ तरीके से आपको गेज कर रहा होता है, तो हम उस पर भी आएंगे। अच्छा, 5 to 7% का जो है वो मार्कअप है और 5 से 7 मरले के घर को आप घर के अगेंस्ट लोन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पैसे ज़ाहिर है आपने भी बैंक में कंट्रीब्यूट करने होते हैं जिसको कहते हैं इक्विटी। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 लाख रुपए मौजूद हैं और आपको 40 लाख रुपए घर पसंद है तो आप 10 लाख रुपए कहेंगे जी बैंक मैं 10 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, 30 लाख के अगेंस्ट मुझे फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से इवैल्यूएशन इसकी होती है वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम चलते हैं कि आपको बता रहा था कि किस तरीके से चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है। देखिए, आप रक्षा चलाते हों, आप किसी इनफॉर्मल इकोनॉमी या इनफॉर्मल किसी सेक्टर में इंगेज हों, आप समोसे बेचते हों, आप उबर चलाते हों, आप किसी ऐसे आपका कोई जनरल स्टोर हो, कोई किसी ऐसी जगह किसी ऐसे आप बिज़नेस सेक्टर में इंगेज हो कि जिसका कोई क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास नहीं है, तो ऐसे लोग भी इस लोन को अवेल कर सकते हैं। अब ये है कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम किस तरीके से जो है ये प्रोसीड कर रही है, कैरी ऑन हो रही है, इसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की वेबसाइट है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है। मैं उसके लिंक्स मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, आप इन लिंक्स पे जाइए
और सामने स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा और कमेंट बॉक्स के अंदर हमने उसका लिंक भी दे दिया है। वहाँ पर सबसे पहले आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाइए। उस रजिस्ट्रेशन को करवाते वक्त आपको एक फॉर्म नज़र आएगा, उस फॉर्म को फिलअप करें। अगर आपके पास कोई एसेट मौजूद है उसको वहाँ पे डिक्लेयर करें। अगर कोई गोल्ड का एसेट है, कोई आपके पास लैंड है जिसके अगेंस्ट आप लोन जो है वो जिस पर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज़ को जहन में रखिएगा, बैंक लोन आपको तभी ग्रांट करेगा जब आप उसको ये सेटिस्फाई कर पाएंगे कि आप एक तो बैंक की इंस्टॉलमेंट को जो है वो पे ऑफ करेंगे विद इन टाइम। दूसरा ये कि आपके पास सफिशेंट एक्विटी मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर 40 लाख रुपए घर है तो बैंक आपसे ये कह सकता है भाई 10 लाख रुपए इसमें आप कंट्रीब्यूट करें। तो ये अब इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए अगर आपके पास कैश नहीं है उस फॉर्म के अंदर, तो आप गोल्ड को डिपोज कर सकते हैं या कोई और चीज़ अपनी गाड़ी वगैरह का भी वहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये सारी चीज़ें मेंशन करें। अब उसके बाद फिर बैलेटिंग होती है। अब बैलेटिंग में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अथॉरिटी के ज़रिए ही आपकी लोन एप्लीकेशन आगे प्रोसीड कर रही होती हैं। ठीक है, अब उसमें टीयर्स बने हुए 1, 2, 3, 4 और टीयर 0। टीयर 0 वाले जो हैं वो 20 लाख रुपए के हैं। फिर लेटर ऑन टीयर 3 पे जब जाते हैं तो वो 1 करोड़ तक की चली आती है। ठीक है, दूसरा तरीका है बैंक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और हमें बेशुमार कॉल्स आ रही हैं। जी बैंक वाले तो हम जब बैंक के पास जाते हैं वो तो बोलते हैं कि हम अहल ही नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं एक दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, या मैं किसी सुपर स्टोर के ऊपर जॉब करता हूँ और मुझे चेक की सूरत में पेमेंट मिलती है। तो देखिए, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैं आज आपको एक रोड मैप बना के देता हूँ कि आप लोन एप्लीकेशन सबमिट कराने से पहले कुछ चीज़ें अपने पास प्रिपेयर करें, चेकलिस्ट बना लें। नंबर 1 तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन करवाने जब आप जाएंगे तो आपको एक दिक्कत आएगी जी, वो आपसे कहेंगे जी NTN हमें आपका चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना NTN बनवाएं किसी एक अच्छे टैक्स लॉयर को अप्रोच करके, या हमारी लॉ फर्म को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका NTN जनरेट हुआ है उसके अगेंस्ट आपके वहाँ पर क्रेडेंशियल्स अपडेट होते हैं कि आप कौन हो, सैलरी से या बिजनेसमैन हो, अगर आपका सुपर स्टोर है या आप कहीं पे जॉब करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूरी हो गई, बैंक अकाउंट खुल गया, NTN क्रेडेंशियल्स आपके रेडी हो गए। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस अपने बनाने हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस क्या बनाना है, जनाब मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरा 20,000 रुपये का ये रेंट आ रहा है, मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ, उसका वो मैं ही कमाता हूँ, बच्चे हैं मेरे फलां स्कूल में पढ़ते हैं। एक आपने पूरी एक्सपेंस शीट बनानी है। वो एक्सपेंस शीट अल्टीमेटली आपकी जो है वो बैंक में सबमिट होती है, क्योंकि बैंक के पास और कोई तरीक़ेकार नहीं है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इवैल्यूएट करने का, सिवाय इसके कि वो एक्सपेंस के ज़रिए जो है ना वो प्रिडिक्ट करे कि यार ये बंदा वाकई में 1 लाख रुपये कमा रहा है। आप बैंक को जाके बोलना जी मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 60,000 रुपये मेरे एक्सपेंस है, 40,000 रुपये की मेरी सेविंग है और ये 40,000 रुपये मैं के अगेंस्ट मैं जो है लोन, इस 40,000 की इंस्टॉलमेंट मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमें चाहिए होता है। तो वो आप एक्सपेंस शीट एक बनाएंगे, एक्सपेंस शीट बनाएंगे। कोशिश करें कि आप जो भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर रेंट दे रहे हैं किसी को, तो रेंट एग्रीमेंट आप अपने पास रखें, वो भी आपने अपने पास उसकी कॉपीज़ रखनी है, क्योंकि उस रेंट एग्रीमेंट पे लिखा होता है कि जनाब आप इतना रेंट दे रहे होते हैं। इसी तरीके से कोशिश करें जो आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है, अब जो आपको आपकी सैलरी मिल रही है वो आप एक बार बैंक में डलवा दिया करें। ठीक है, इसी तरीके से कोशिश करेंगे जो बच्चों की आप फीसेस पे कर रहे हैं उनके वाउचर्स वगैरह का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करें, और कोई अगर आपको एक्सपेंस इनकर्ड आप कर रहे हैं तो उसका कोई रिटन रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास तैयार हो गई। ठीक है जी, अब आप गए और वो लिस्ट आपने तैयार की, अब आप बैंक गए। बैंक जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़ाहिर है चूँकि आप उनसे लोन की रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपका गेटअप हर चीज़ जो है वो ज़ाहिर है गेज हो रही होती है। वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं उनसे एक फॉलोअप लिया जा रहा होता है, तो इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत है। दूसरा है, ये भी आपने जहन में रखनी है कि आपकी इतनी सेविंग हो कि उससे बैंक की इंस्टॉलमेंट निकल आए। यानी इस बात का तयन आपने कैसे करना है कि मुझे 5 साल के लिए लोन लेना चाहिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। आपने अपनी इंस्टॉलमेंट की जो है ना वो कैलकुलेट करवानी है कि मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बैठ रही है। ठीक हो गया, अगर आप 40 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपने देखा भाई 40 लाख रुपए का लोन मैं अगर 20 साल पे ले रहा हूँ तो मेरी इंस्टॉलमेंट क्या बैठ रही है। अगर इंस्टॉलमेंट 40,000 बैठ रही है तो आप कोशिश करेंगे 20,000 वाली इंस्टॉलमेंट पाए, 20,000 की अल्टीमेटली आपकी सेविंग और आ रही हो, ताकि आपका केस थोड़ा सा मजबूत हो जाए। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें जब आपने कर ली, अब बैंक के पास एक एप्लीकेशन सबमिट होती है। बैंक क्या करता है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर एक इंटरनल एक जो है ना इंक्वायरी करवाता है। इंटरनल इंक्वायरी होती है उनकी हेड ऑफिस से। वो इंटरनल इंक्वायरी होने के बाद एक थर्ड पार्टी असाइन होती है।
जैसे कार फाइनेंसिंग में आपने देखा होगा कि बैंक जो है ना एक कंपनी को कहता है जनाब ये चेक करें कि वाकई में ये गाड़ी इतने की है जो आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं। तो बैंक एक थर्ड पार्टी इंक्वायरी करवाता है। वो थर्ड पार्टी क्या करती है कि जो एक्सपेंस शीट, जो डिपोजिशंस आपने उस फॉर्म में की होती हैं कि मेरा यहाँ पे घर है, मेरी ये दुकान है, मैं सुपर स्टोर चलाता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, वो उसको काउंटर वेरीफाई करती है कि वाकई में ये बंदे ने जो कागज़ के अंदर चीज़ें मेंशन की हैं ये बंदा करता है। जब वो चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी ये भी चेक करती है कि ये जो बंदे ने क्लेम किया कि मेरी लाख रुपए की अर्निंग है, कि वाकई में जो ये काम कर रहा है क्या इससे लाख रुपए ये अर्न कर सकता है और उसके अगेंस्ट इनकी इतनी सेविंग बन सकती है कि जो अल्टीमेटली जिससे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी पे ऑफ हों। वो थर्ड पार्टी फिर अल्टीमेटली रिपोर्ट सबमिट कराती है। वो रिपोर्ट जो होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है, बैंक उससे एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको डिनाई भी कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली तौर पर बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वैल्यूएशन होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है नॉर्मली बैंक अपने कंज्यूमर से चार्ज कर रहा होता है। वो 8 से 10 हज़ार रुपये जो भी होगी वो आपको करनी होगी, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा कि आप एटलीस्ट 2 बैंकों के अंदर की एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली मूव करें। इस पे आपको कॉस्ट ज़रूर आएगी, लेकिन एटलीस्ट चलें एक जगह से अगर आपका केस रिजेक्ट होता है तो दूसरी जगह पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए। ये होने के बाद फिर बैंक आपका लोन अप्रूव करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 40 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया तो बैंक आपका 40 लाख का ही लोन अप्रूव करे। हो सकता है बैंक आपका 30 लाख का लोन अप्रूव करे, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो रिपोर्ट आती है, फिर बैंक की जो इंटरनल वेरिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली वो ये असेसमेंट करते हैं जनाब इनकी जो इनकम है वो 1 लाख नहीं बनती, वो 80 हज़ार बनती है, या इनकी इनकम अगर 1 लाख बनती है तो एक्सपेंस इनके 60 हज़ार नहीं बन रहे, ये 80 हज़ार बन रहे हैं, तो अब इनको लोन 40 लाख के बजाय 30 लाख या 25 लाख करेंगे, ठीक है। तो आपने ये भी चीज़ जहन में रखनी, अगर आप 20 लाख रुपए की इक्विटी देना चाह रहे हैं तो आप 15 या 10 लाख रुपए रखें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर बैंक कम लोन अब ग्रांट कर रहा है तो वहाँ से उसको आप मैनेज कर लें, ठीक हो गया। तो बैंक आपका जो है लोन अप्रूव करता है। फिर बैंक आपसे एक बात ये कहता है कि जनाब अब आप कोई प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें, बताएं आप कौन सा घर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपने एटलीस्ट 2 से 3 ऐसे घर आइडेंटिफाई करने हैं कि जिनके अंदर 2-3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो वो लीगल हो, दूसरा ये उसमें किसी कोर्ट के अंदर प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, उसके नक्शे वगैरह पास हों, उसकी तमाम बैक एंड की जो डॉक्यूमेंटेशन है कंप्लीट हो, और जो उसका मालिक हो उस फ्लैट का या उस जगह का, वो लेटर या सब्सिक्वेंट स्टेज के ऊपर बैंक को टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिखाने की पोजीशन में हो, ठीक है। ऐसे घर का आपने इंतखाब करना है, ठीक हो गया। बैंक आपसे उस घर को सिलेक्शन करवाता है कि भाई बताएं कौन सा घर आप लेना चाह रहे हैं। फिर बैंक दोबारा से एक थर्ड पार्टी इंक्वायरी करवाता है। बैंक ये चेक करता है कि ये जो घर है वाकई में 30 या 40 लाख रुपए का है या नहीं है, ठीक है। तो अब वो थर्ड पार्टी ऑडिट होती है, उसकी भी कॉस्ट जो कंज्यूमर को बियर करनी होती है। अब वो थर्ड पार्टी ऑडिट में ये भी हो सकता है कि वो घर थर्ड पार्टी जो है वो ज़्यादा का जो है उसकी असेसमेंट करवा ले या कम भी ठीक भी करवा ले। हमारा जो मुशाहिदा है वो ये कहता है कि नॉर्मली तौर पर अगर 70 लाख रुपए का घर आपको लगता है या मार्केट वैल्यू है, तो नॉर्मली वैल्यूएशन कम होकर आ रही होती है उसकी। अब आपका लोन जो है वो थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद जब आपका वो घर जब वो अप्रूव हो जाता है, अब बैंक आपसे कहता है जी इक्विटी अमाउंट जो आप 15% या 25% की इक्विटी अमाउंट आप बैंक में जमा करवाएं। फिर बैंक उस घर को परचेज़ करता है, उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स लेता है और फिर वो ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन वगैरह का सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका एक आपका इंस्टॉलमेंट प्लान बनता है, उस इंस्टॉलमेंट की आपने कंप्लाइंस करनी होती है, ठीक हो गया। जब तक आप ये सारा इंस्टॉलमेंट प्लान ये जब आप वेव ऑफ नहीं कर लेते, जब तक बैंक जो है उन टाइटल डॉक्यूमेंट्स को जो है अपने पास एज अ ट्रस्ट के तौर पर मेंटेन कर रहा होता है। ये सारा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए आप जो है वो इस लोन को अवेल कर सकते हैं। ये 4 से 5 महीने का एक रिगरस प्रोसीजर है। अब एक मसला और भी आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जी हमने सब कुछ कर लिया, हमारी एक्सपेंस शीट भी ठीक थी, लेकिन बैंक्स ने फिर भी हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो आपके पास कुछ फॉर्म्स मौजूद हैं जिन फॉर्म्स को आप अप्रोच कर सकते हैं और उस कंसर्न बैंक की कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। नंबर 1 आपके पास उस बैंक का कंप्लेंट सेल, ठीक है, अगर वो नेशनल बैंक है उनका कंप्लेंट सेल, वहाँ पे सर्विस डेस्क बनी हुई होती है। इसके अलावा स्टेट बैंक का एक बाकायदा तौर पर ये नया पाकिस्तान का एक सर्विस डेस्क है, इसका लिंक और इसकी स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रही होगी। यहाँ पर भी आप उस कंसर्न बैंक की कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं कि मेरा केस बिल्कुल जेन्युइन था, उसके बावजूद भी जो है मेरा लोन अप्रूव नहीं हुआ है। तीसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर वहाँ से भी आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आप हाई कोर्ट में 199 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके हवाले से एक पूरी वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फिर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो कंप्लेंट सेल है उसका भी लिंक मैंने दे दिया है और आपके पास स्क्रीन पे वो आ भी रहा होगा, उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। सिटीज़न पोर्टल को भी अप्रोच कर सकते हैं उस बैंक के ख़िलाफ़। अगर इन तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बावजूद भी अगर आपको बैंक जो है ना वो लोन आपकी एप्लीकेशन मंजूर नहीं कर रहा है, ठीक।
अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Next Gen Digital Marketing Studios. Gear up your business.